इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। शमराला के मुअज्जज सरदार बुराल ने कहा, और इस अरसे के दौरान खुद अज़ोब पर भी बहुत बोझ पड़ रहा है। इसकी लंबी चौड़ी फौज हमारी बस्ती का मुहासरा किए हुए पड़ी है। ऐसे और कोई काम ही नहीं है। सिपाही रोज बरोज ज्यादा आराम तलब और सहल पसंद होते जा रहे हैं और रसद की मुसलसल बरकरारी भी एक अहम मसला बन गई है। अक्सर अज़ोब की फौज के सिपाही आसपास की बस्तियों में जा घुसते हैं और वहां से मवेशी पकड़ लाते हैं या अनाज वगैरह लाते हैं। इस चक्कर में उसके बहुत से सिपाही मारे भी जा चुके हैं, लेकिन अज़ोब अभी तक इस उम्मीद के सहारे हमारी बस्ती का मुहासरा किए हुए है कि एक न एक दिन हमारे पास खुराक खत्म हो जाएगी और उसने अपनी दानिश में हमारी रसद के तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं। इसलिए हम मजबूर होकर किले का दरवाजा खोल देंगे और खुद को उसके कदमों में डाल देंगे। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है सरदार बुराल? मैंने पूछा। अज़ोब की फौजों ने बस्ती के बाहर मौजूद तुम्हारे तमाम खेतों और बागात को तबाह बर्बाद कर दिया है और मवेशियों को हलाक कर दिया है। क्या तुम्हारे पास खजाने में इतनी रकम मौजूद है कि तुम पूरी बस्ती को खिलाने के लिए एक गैर मुतय्यन मुद्दत तक बाहर की बस्तियों से गल्ला खरीद कर मंगवाते रहोगे? और क्या तुम्हारी हालत मुस्तहकम है? जाहिर है कि तुम लोग खुद तो गल्ला और फल नहीं उगा रहे हो और किले के अंदर मौजूद मवेशियों की तादाद भी बहुत कम होगी। इन हालात में तुम इस मुहासरे का कब तक मुकाबला कर सकोगे? मेरे इस सवाल के जवाब में वो खामोश हो गया था और किसी गहरी सोच में डूब गया। उसके दोनों मशीर भी खामोश थे और ताकर और मदारस भी खामोश थे। हर तरफ एकदम खामोशी छा गई थी। तुमने एक बहुत अहम सवाल किया है फेरोज से, बुराल ने सोच में डूबी हुई भारी आवाज में कहा। हमें से किसी ने अब तक इस नुक्ते पर वाकई संजीदगी से गौर नहीं किया था। अज़ोब तो लूट मार करके अपने फौजियों के लिए ग़िज़ा फराहम कर सकता है, लेकिन हम वाकई इस हाल में कब तक गुजारा कर सकेंगे? इसके साथ ही उसने अपने दोनों मशीरों को देखते हुए कहा, तुम लोग इस मामले में क्या कहते हो? फिरोज ने नहायत अहम और दानिशमंदाना सवाल उठाया है। इस सवाल में हम सब की बका छुपी है। जंबू खजाने का निगरान है, दूसरे शख्स ने कहा, जिसका नाम अरतरस होना चाहिए था। वो ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकता है कि खजाने की क्या सूरत हाल है। खजाने की सूरत हाल ज्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है। जंबू ने मायूस कुन अंदाज में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, रोजाना की रसद पर जो रकम बराबर खर्च हो रही है, इससे खजाना बड़ी तेजी के साथ खाली होता जा रहा है। अभी तक हमने लोगों से गल्ले की और अशाए खुर्दनोश की कीमत लेना शुरू नहीं की है, जबकि हम इन्हें मुफ्त खुराक मुहैया कर रहे हैं। लेकिन शायद जल्द ही वो वक्त आ जाए जब हम लोगों को मुफ्त ग़िज़ा फराहम करने से माजूर होना पड़े। इस वक्त हमें लोगों से ग़िज़ा की कीमत वसूल करनी होगी, लेकिन जाहिर है कि लोगों के पास भी इतनी रकम मौजूद नहीं है कि वो एक तवील अरसे तक ग़िज़ा की खरीदारी कर सकें। जब सबके पास रकम और दौलत खत्म हो जाएगी तो फिर बाहर से रसद का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। इस सूरत में तो हम बड़ी सख्त मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएंगे, बुराल ने संजीदगी से कहा। अब सरदार बुराल के चेहरे पर मायूसी की स्याही छान लगी थी। तुमने हमें एक ऐसी बात का एहसास दिलाया है फिरोज कि जिसके बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं सोचा था। उसने अफसुर्दगी के साथ मुझसे कहा, इसका मतलब यह है कि मुकम्मल तबाही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जब हमारी बस्ती में तमाम लोगों के पास गल्ला और खुराक खरीदने के लिए दौलत खत्म हो जाएगी तो हमें बिलाखिर किले के दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे और अज़ोब के वहशी टिड्डी दल जैसे लश्कर से मुकाबला करना ही होगा। इस मुकाबले का अंजाम मुझे मालूम है। हम अज़ोब की फौज से नहीं जीत सकेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है फिरोज, हम गैरतमंद लोग हैं। हम आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे। उस वक्त तक मुकाबला करेंगे जब तक हमारी बस्ती का एक फर्द भी जिंदा है। हमारी कोई औरत अज़ोब के वहशी सिपाहियों की कनीज नहीं बनेगी। ऐसा होने से पहले ही वो सब की सब अपने आप को हलाक कर डालेंगी। अगर मौत ही हमारा मुकद्दर है तो हम इसके लिए बखुशी तैयार हैं और जब तक मुमकिन हो हम इस मुसीबत को झेलेंगे। मेरे ज़हन में एक तजवीज़ आई है, मुतारिस ने कहा। वो क्या है? बुराल ने पुरुम्मीद निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो ये है कि सरदार बुराल, तुम अपने चंद साथियों को हमरा लेकर सुरंग के रास्ते से बाहर जाओ और आसपास की दीगर बस्तियों के सरदारों से इमदाद तलब करो। हो सकता है कि अज़ोब से मुकाबला करने के लिए हमें दूसरी बस्तियों के सरदारों की आनत हासिल हो जाए और इस तरह हमें बहुत बड़ा लश्कर तैयार करने में आसानी हो जो अज़ोब की फौजों का जमकर मुकाबला कर सके और इन्हें शिकस्त दे सके। गोया दूसरे अल्फाज में तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपनी जान बचाने की गर्ज से शमराला के लोगों को अज़ोब के रहम करम पर छोड़कर यहाँ से राह फरार इख्तियार कर लूं? सरदार ने गुस्से और रंज के साथ कांपते हुए कहा, नहीं तारस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं एक लम्हे के लिए भी इस बस्ती को और यहाँ के लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। ये हो सकता है कि मैं अपने बजाय किसी और को भेज दूं। मेरे चंद दूसरे साथी जिनमें तुम खुद भी शामिल हो इस काम को अंजाम दे सकते हो, लेकिन मैं इस सिलसिले में ज्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ और मुझे आसपास की बस्तियों के सरदारों की हालत का अच्छी तरह इल्म है।
वो सब के सब आज़ोब से खौफजदा हैं और शायद इनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फौजों को आज़ोब के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त दें। मुझे इस बात की भी उम्मीद नहीं है कि आसपास की बस्तियों वाले सिर्फ हमारी खातिर आज़ोब से लड़ाई मोल लेने पर तैयार हो जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तारिस की इस तजवीज़ में वज़न है, जम्बू ने कहा, और हमें यह आजमा कर देखना चाहिए। मेरे ख्याल में कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कोई हमारी मदद करने के लिए वाकई तैयार हो जाए। हम मदारस ही की सरबराही में एक वफद रवाना कर सकते हैं, अबतरस ने कहा। ज्यादा से ज्यादा हमें 1 हफ्ता या 10 दिन लगेंगे, लेकिन सही सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा और उसके बाद शायद हम ज्यादा बेहतर तौर पर अपना आइंदा का लाहे अमल तैयार कर सके। और तुम्हारा क्या ख्याल है ताकर? बुराल ने पूछा। मैं मदारस, जम्बू और अतरस की राय से इत्तिफाक करता हूँ, ताकर ने कहा, और मैं भी यही समझता हूँ कि इस वफद की सरबराही के लिए मदारस सबसे ज्यादा मौजू आदमी है। और तुम फिरोज? बुराल ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। तुम हमारी मदद करना चाहते हो और हमारी दोस्ती के दावेदार हो। तुम्हारा इस मंसूबे के बारे में क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मंसूबा है, मैंने कहा, और जाहिर है प्रोफेसर, मैं इसके अलावा और कह भी क्या सकता था। मैं भला इन लोगों को ये बात किस तरह बावर करवा सकता था कि मैं आज़ोब की इस टिड्डी दल लश्कर के लिए तनहा काफी हूँ और आज़ोब समेत इन तमाम लोगों को ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन मैं इन लोगों के सामने इस किस्म की बात का कोई इशारा भी करता तो वो या तो मखबूतुल हवास समझते मुझे या फिर दुश्मन का जासूस समझते जो इन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इन लोगों के साथ मैंने भी मदारस की बात की तायद कर दी। चुनांचे प्रोफेसर इत्तिफाक राय से यह तय पाया कि आज ही रात को सुबह होने से पहले पहले मदारस की सरबराही ही में एक 4 रुकनी वफद खुफिया सुरंग के रास्ते शमराला से बाहर निकल जाए और आसपास की बस्तियों के सरदारों से रजू करे, इन्हीं शमराला वालों की हमायत पर आमादा करने की कोशिश करे। और वफद के अराकीन के नामों का भी फैसला हो गया था और जरा सी देर में इन्हें वहीं बुला लिया गया था। इन्हें सारी बातें अच्छी तरह समझा दी गई और रवानगी की तैयारियों का हुक्म दे दिया गया। अरे फिरोज, तुमने और अरीना ने कुछ खाया पिया भी है या नहीं? अचानक बुराल को ख्याल आ गया और वो सख्त शर्मिंदगी के साथ बोला, माफ करना मेरे दोस्त, तुम्हारे आने के साथ ही मसाइल पर एक तवील बहस छिड़ गई और एक मसले से दूसरा मसला जन्म लेता गया। इस चक्कर में मैं ये बात भूल ही गया कि तुम दोनों तो आज़ोब की कैद में थे और जाहिर है कि कैद में तुम लोगों को भूखा ही रखा गया होगा। मेरे को जवाब देने से पहले अरीना बोल उठी, हमने कल से कुछ नहीं खाया। आज़ोब ने फौरन हम लोगों के लिए खाना लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर में खाना लाया गया और मैंने और अरीना ने खूब सेर होकर खाया। मुझे यकीन है कि हमारे फरार की इतला आज़ोब को अलल सुबह ही होगी। ने खाना खत्म करने के बाद बुराल से मुखातिब होते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि फसील के किसी हिस्से में छुप कर इस अफरा तफरी के मंजर को देखूं जो हमारे फरार से जन्म लेगा। जरूर देखो फिरोज, बुराल ने जवाब दिया, मैं भी इसका बंदोबस्त किए देता हूँ। तुम्हें और अरीना को एक ऐसे बुर्ज में पहुंचा दिया जाएगा जो सामने की तरफ परवाह की है ताकि वहां से तुम बाखूबी ये मंजर देख सको। शुक्रिया बुराल, मैंने जवाब दिया और बुराल ने एक आदमी को बुलाकर उसे हदायत दे दी कि हम दोनों को फलां बुर्ज पर पहुंचा दिया जाए। प्रोफेसर, मैं और अरीना एक ऐसे बुर्ज में पहुंच गए थे जिसमें बहुत से झरोके बने हुए थे और इन झरोकों में से सामने का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता था। अभी चूंकि रात थी इसलिए अंधेरे में खैमों के धुंधले धुंधले हेवले के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता कहीं कहीं मुतहरक मशलें जरूर थीं और इनकी मध्यम रोशनी में पहरेदारों के धुंधले धुंधले से साए नजर आ रहे थे। मुझे सख्त नींद आ रही है, अरीना ने कहा, तुम भी थोड़ी देर के लिए सो जाओ, हम दोनों अलसुब बेदार हो जाएंगे और फिर बाहर का मंजर देखेंगे। अरीना के कहने पर मैं भी लेट गया था लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अरीना जल्द ही गफलत की नींद सो गई। मैं बराबर जागता रहा यहाँ तक कि दूर जंगल की तरफ से परिंदों के चहचहाने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। अब कोई दम भर में सफेदा इस शहर नमूदार होने वाला था। अपनी जगह से मैं उठ गया और झरोकों के पास आकर खड़ा हो गया। खैमों की तारें दम तोड़ती हुई रात की रोशनी में धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी। हर तरफ सन्नाटा तारी था। ज्यादातर मछलें गुल कर दी गई थीं, सिर्फ इक्का दुक्का मछलें कहीं रोशन थीं। मैं काफी देर तक खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह का उजाला नमूदार हो गया। मैंने अरीना को बेदार किया और उससे कहा कि अब सुबह हो रही है, वो बाहर का मंजर देखने के लिए तैयार हो जाए। अरीना भी मेरे बराबर आकर खड़ी हो गई थी और हम दोनों झरोकों में से बाहर का मंजर देखने लगे। अब खैमों के बाहर चहल पहल शुरू हो गई थी। खैमों के बंधे हुए पर्दे खुल रहे थे और लोग इनमें से बाहर निकल रहे थे। मैंने अंदाजे से उस समत का तयन किया जिधर वो खैमा नस्ब था जहां मुझे और अरीना को कैद किया गया था। मेरी निगाहों ने जल्द ही उस जगह को तलाश कर लिया और फिर मैंने अरीना को भी बता दिया। हम दोनों ने अपनी निगाहें उसी तरफ मरकूज कर दी। जरा सी देर बाद मैंने 2 सिपाहियों को उस खैमे की तरफ बढ़ते हुए देखा। वो खैमा जिसमें हम दोनों को कैद किया गया था
ہماری نظروں کے عین سامنے موجود تھا، مگر کچھ خیموں کے پیچھے تھا، لیکن مجھے اس کی سمت کا بالکل صحیح اندازہ تھا۔ وہ دونوں سپاہی خیموں کے پیچھے جا کر غائب ہو گئے، لیکن چند ہی منٹ کے بعد وہ دونوں پھر ہماری نظروں کے سامنے تھے، لیکن اس بار ان کی حالت بالکل مختلف تھی۔ وہ سخت گھبرائے ہوئے تھے اور پریشان نظر آ رہے تھے اور تیزی سے بھاگے بھی جا رہے تھے۔ بعض دوسرے سپاہیوں نے انہیں روک کر ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی جواب دینے کی بجائے سیدھے بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ انہیں روکنے کی کوشش کرنے والے انہیں حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ اب یہ لوگ سیدھے آزوب کے پاس جائیں گے اور اسے ہمارے فرار کی اطلاع دیں گے، ارینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ پہلے زارس کے پاس جائیں گے۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ براہ راست آزوب کے پاس پہنچے۔ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں وہی سپاہی ہیں جنہیں ہمارے خیمے کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور جس وقت ہم خیمے سے باہر نکلے تھے تو اس وقت یہ دونوں سوئے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت اٹھ کر یہ لوگ کسی اور خالی خیمے میں جا کر سو گئے ہوں، اور انہیں اس بات کا بھی خیال نہ رہا ہو کہ ان میں سے ایک کی تلوار بھی غائب ہے۔ اب صبح جب یہ خیمے کا جائزہ لینے پہنچے ہوں گے تو انہوں نے اسے خالی پایا ہوگا، اس لیے یہ حواس باختہ ہو کر پہلے سیدھے زارس کے پاس جائیں گے اور اسے پوری کہانی سنائیں گے۔ میری رائے غلط ثابت نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے زارس کو ان دونوں سپاہیوں کے ساتھ جلدی اس طرف آتے ہوئے دیکھا۔ زارس اور دونوں سپاہی خیموں کے پیچھے غائب ہو گئے اور کافی دیر بعد دوبارہ نظر آئے۔ اب زارس کا چہرہ سخت متوحش اور غضبناک ہو رہا تھا، اور وہ چلا کر ان سپاہیوں سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پھر زارس ان دونوں سپاہیوں کو ساتھ لیے ہوئے ہمارے سامنے سے آزوب کی طرف چلا گیا۔ اب آزوب شاید خود آ جائے، میں نے ارینا سے کہا۔ اس کے لیے یہ اپنی زندگی کا دوسرا بڑا صدمہ ہوگا۔ ہم دونوں وہیں کھڑے رہے اور تب واقعی آزوب خود آیا۔ اس کے ساتھ زارس اور ان دونوں سپاہیوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سپاہی تھے، لیکن اب صورتحال میں ایک تبدیلی تھی، اور وہ یہ کہ ان دونوں سپاہیوں کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، اور رسی کا ایک سرا زارس کے ہاتھ میں تھا، اور ہماری نظر کے سامنے ہی پورا گروہ خیموں کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ اس اثنا میں پوری خیمہ گاہ میں جیسے ہی کھلبلی سے مچ گئی تھی۔ بہت سے سپاہی بھاگ کر اس طرف آ رہے تھے اور ان کا رخ اسی خیمے کی طرف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار سپاہی وہاں جمع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے فرار کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری خیمہ گاہ میں پھیل چکی تھی، اور جس سپاہی کو بھی یہ خبر ملتی وہ دوڑا ہوا اس خیمے کی طرف چلا آتا۔ میں اور ارینا دلچسپی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور پھر اچانک سپاہیوں کی بھیڑ چھٹنے لگی۔ آزوب اور اس کے ساتھی واپس آ رہے تھے، اور سپاہی ان کے لیے راستہ چھوڑے جا رہے تھے۔ اب آزوب، زارس، وہ دونوں سپاہی اور کچھ دیگر سپاہی خیموں کے سامنے کھلی جگہ میں کھڑے ہو گئے تھے، اور ہماری آنکھیں انہیں خوب دیکھ سکتی تھیں۔ آزوب کا چہرہ غصے اور طیش کے عالم میں سیاہ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن ہم اس کی آواز نہیں سن پا رہے تھے۔ اچانک اس نے زارس سے کچھ کہا اور ان دونوں سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ زارس نے فوراً ہی اپنی تلوار کھینچی اور چشمے زدن میں ان کے سر قلم کر دیے۔ اب ان کے سر کٹے جسم زمین پر گر کر تڑپنے لگے تھے، اور چاروں طرف ایک ہیبت ناک سناٹا چھا گیا تھا۔ آس پاس کھڑے ہوئے تمام لوگ دم بخود ہو کر رہ گئے تھے، کسی میں بھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ارینا نے خوف و دہشت کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لی، اور فوراً اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا، بیچارے مارے گئے۔ آزوب نے غالباً ان کی کسی وضاحت کو قبول ہی نہیں کیا تھا، اور ان کی سنائی ہوئی کوئی کہانی اسے مطمئن نہیں کر سکی۔ کوئی بھی کہانی اسے مطمئن نہیں کر سکتی۔ میں نے ارینا سے کہا، ان لوگوں کو ہمارے فرار کا ذمہ دار قرار دیا جانا تھا۔ ظاہر ہے کہ آزوب اور دوسرے لوگ ہی اسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ ان دونوں کی غفلت کی وجہ سے ہمیں بھاگنے کا موقع مل گیا۔ ویسے موت تو ان دونوں کا مقدر ہو چکی تھی۔ اگر یہ ہمیں رات خیمے سے باہر جاگتے ہوئے ملتے تو ظاہر ہے کہ پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے ان کا کام تمام کرنا پڑتا، اور تب شاید آزوب اتنے زیادہ غم و غصے کا بھی شکار نہ ہوتا۔ ارینا نے کہا، وہ یہی سمجھتا کہ ان لوگوں نے مزاحمت کی، لیکن وہ تمہارے ہاتھوں مارے گئے۔ اب مجھے 100% یقین ہو گیا ہے فیروز کہ تمہاری داستان کا ایک ایک لفظ سچ پر مشتمل ہے۔ اچانک میرے پیچھے ایک آواز بلند تھی۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ میرے سامنے برال کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جس منظر کو تم دونوں اس برج کے جھروکوں سے دیکھ رہے تھے، اس منظر کو میں اس کے برابر والے برج کے جھروکوں سے دیکھ رہا تھا، برال نے کہا۔ اور جو کچھ میری اور میرے بعض دوسرے ساتھیوں کی آنکھوں نے دیکھا وہ اس بات کی تصدیق کے لیے کافی سے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ہمیں سب کچھ سچ سے بتایا تھا۔ تم دونوں واقعی آزوب کی قید میں تھے اور وہیں سے فرار ہو کر نکلے تھے۔ جن محافظوں کی غفلت نے تمہیں فرار ہونے کا موقع دیا تھا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ وہ سخت غضبناک نظر آ رہا تھا۔ میں نے یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن میرے دوست یہ مت سمجھنا کہ میں نے گزشتہ رات تمہاری باتوں پر یقین نہیں کیا تھا یا تمہیں جھوٹا سمجھا تھا۔ یہ بات نہیں تھی۔
मैंने रात ही को महसूस कर लिया था कि तुम्हारी बातों से सच्चाई की बू आ रही है और इस वक्त ये मंजर देखकर तुम्हारी बातों की तस्दीक होगी। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है सरदार बुराल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं और अरीना तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के लिए बिल्कुल अजनबी थे। हमारी इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी और अजनबियों पर एकदम से भरोसा करना जाहिर है कि दानिशमंदी के असूलों के कथी मुनाफी है। मैं अगर खुद भी तुम्हारी जगह होता तो जाहिर है कि वही रवैया इख्तियार करता जो तुमने इख्तियार किया है। बहरहाल मुझे इस बात से खुशी है कि तुमने बिलाकर मुझ पर एतमाद कर ही लिया है। अब मैं तुम्हें एक और सच्चे दोस्त की हैसियत से इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अगर दीगर बस्तियों से मदद की दरख्वास्त लेकर जाने वाला वफद नाकाम वापस भी लौट आया और तुम्हें किसी जानिब से भी मदद ना मिल सकी तो भी ये बदबख्त आजोब और इसके फौजी शमराला का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। शमराला की बस्ती आज़ाद है और आज़ाद रहेगी, इसकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। तुम ये बात इतनी यकीन के साथ किस तरह कह सकते हो फिरोज? सरदार ने गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। फिलहाल इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, मैंने गोल मोल सा जवाब दिया, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे ज़हन में क्या मंसूबा है। मैं वक्त से पहले इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम मुझे खासे अजीबोगरीब आदमी मालूम होते हो, बुराल ने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल मैं इसरार नहीं करूंगा, हो सकता है तुम्हारे जहन में कोई अछूता मंसूबा मौजूद हो और वक्त से पहले इसका इंकिशाफ तुम मुनासिब न समझते हो, लेकिन वक्त आने पर तो तुम इस मंसूबे के बारे में हमसे जरूर गुफ्तगू करोगे। जरूर करूंगा, मैंने सरदार को इत्मीनान दिलाते हुए कहा, बल्कि वक्त आने पर तो मैं तुम सब लोगों के मशवरे ही से अपने मंसूबे पर अमल करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज, बुराल ने दोस्ताना अंदाज में मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुमने वाकई हमारी बड़ी हौसला अफजाई की है और पता नहीं क्यों तुमसे मिलने के बाद और तुम्हारी बातें सुनने के बाद ये यकीन कर लेने को जी चाहता है कि तुम हमारी कोई फैसला कुन मदद कर सकोगे। बिल्कुल यकीन रखो, मैंने भी दोस्ताना लहजे में जवाब दिया। तो मुझे लड़ने वालों की सबसे अगली सफ में पाओगे। इसके बाद हम सब लोग इस बुर्ज से चले आए और इसके चंद खास मशीरों के साथ हमने नाश्ता किया और उसके बाद देर तक मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू होती रही। खुद बुराल और उसके साथी बाहर की बस्तियों की इमदाद के सिलसिले में बिल्कुल पुरउम्मीद नहीं थे। मेरे लिए जाहिर है कि यह बहस बिल्कुल बेमानी थी, क्योंकि इससे मेरे लिए भला क्या फर्क पड़ता था कि बाहर की बस्तियों से कोई मदद मिलती है या नहीं। अब मुझे और अरीना को पूरी कला नुमा बस्ती में घूमने फिरने की मुकम्मल आज़ादी थी। हमारी रहाइश के लिए बुरार के वसी मकान ही में एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया था और हमें इसकी इतला दे दी गई थी। मैंने और अरीना ने पूरी बस्ती का चक्कर लगाया। हम जिधर को भी मुंह करके चलते सारे लोग हमें, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मुझे इंतहाई हैरत भरी नजरों से देखते। वो आपस में मेरे बारे में सरगोशियां करते और एक दूसरे से चुपके चुपके कुछ बातें करते। इन्होंने इससे पहले सुनहरी रंग का इंसान कभी नहीं देखा था। अरीना भी हुस्न में बेमिसाल थी और हम दोनों की जोड़ी वाकई काबिल दीद थी। बस्ती के मर्द और औरतें बड़ी दिलचस्पी, हैरत और रश्क के साथ हमें देख रहे थे। कई जगह लोगों ने हमको रोककर हमसे बातचीत की और ये मालूम करना चाहा कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हमने उन लोगों को यही बताया कि हम सरदार बुराल के दोस्त हैं और शमराला के बस्ती के लोगों की मदद करने की गर्ज से यहाँ आए हैं, लेकिन बस्ती में दाखिले का दरवाजा तो बंद है। कई लोगों ने ये सवाल किया और बाहर आजोब की फौजें घेरा डाले पड़ी हैं। तुम लोग बस्ती के अंदर दाखिल किस तरह हो गए? हम लोग रात की तारीकी में फसील के बुर्ज पर कमन डालकर ऊपर चढ़कर आए थे, मैंने उन लोगों को जवाब दिया। लेकिन प्रोफेसर, मुझे इन लोगों के सवाल से इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया था कि शमराला की बस्ती में मौजूद तमाम लोगों को इस खुफिया सुरंग का इल्म नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ लोग मखसूस हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और यह अमर खास इत्मीनान बख्श भी था। मैं और अरीना दोपहर तक सारी बस्ती में घूमते फिरते रहे और इस दौरान हमने बस्ती के काफी बड़े हिस्से की सैर कर ली। बहुत से लोगों से हमारी मुलाकातें हुई जिनमें मर्द और औरतें भी शामिल थीं। एक बात मैंने खास तौर पर महसूस की थी प्रोफेसर, और वो ये कि शमराला की बस्ती के तमाम लोगों के हौसले बहुत बुलंद थे। वो आजोब की फौजी कुव्वत से जरा भी हरासा या खौफजदा नहीं थे और इनमें से बेशतर ने बरमिला ये बात कही कि वह अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देने के लिए तैयार हैं। मुझे इन लोगों की गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि बुराल अपनी बस्ती के लोगों के जज्बों से वाकई सच्ची आगाही रखता है और इनके अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। सच तो ये है प्रोफेसर कि मुझे शमराला के आम लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई थी। वो वाकई बहादुर और गैरतमंद लोग थे।